नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। ब्याजखोरों का आतंक एक बार फिर उज्जैन शहर में देखने को मिला है। जी हां, इस बार महिला ब्याजखोर ने एक महिला को वसूली के लिए धमकाया और धमकी भरी इस वसूली का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला ब्याज के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रही है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस वाले को फोन लगा के उसको कहते हैं कि है ना उसकी आपके खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य एवं अधिकारीगण आज माधवनगर अस्पताल का दौरा करने पहुंचे ही थे कि वहां एक महिला अपने परिवार के साथ पहुंची और मंत्री मोहन यादव के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगी। दरअसल रुबीना पति शकील निवासी फाजलपुरा नामक यह महिला अपने परिवार सहित मोहन यादव के समक्ष पहुंची थी, जहां उसने उच्च शिक्षा मंत्री यादव से गुहार लगाई कि सूदखोर दो महिलाएं सिमरन और सरताज लगातार धमकियां दे रहे हैं और परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। रुबीना ने 1,70,000 के बदले अब तक 5 लाख ब्याज सहित दोनों को दे दिए हैं, लेकिन फिर भी उक्त महिलाएं पीड़िता और उसके परिवार को लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रही हैं। इससे परेशान होकर पूर्व में पीड़ित महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। परिजन काफी भयभीत हैं। उनका कहना है कि यह लोग काफी रसूख वाले लोग हैं और उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पूर्व में पुलिस के पास भी शिकायत लेकर गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के चलते उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के पास न्याय की आस में पहुंचे, जहां मंत्री ने तत्काल एसपी को बुलाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पुलिस वाले को फोन लगा के उसको कहते हैं कि है ना उसकी आपके खिलाफ निश्चित तौर पे जो एक शासन की प्राथमिकता है सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई का जो अभियान है, आप अगर देखे होंगे तो परसों से ही हमने ये कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी हैं। 3 प्रकरण परसों पंजीबद्ध किए थे। हम पूरे जिले में इस तरह की जो शिकायतें हैं उनका परीक्षण करा रहे हैं। जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई प्रताड़ित कर रहा है वो लोग सामने आए, पुलिस के पास आए, पुलिस उस पर विधिवत कार्रवाई करे। थैंक यू। बाजी मैं तुम्हारे को ज़्यादा तो नहीं, मैं खाली मैं बता दूं कि एक बाजी मैंने देखा मूल तो तुम्हारा समझ में आ ही गया होगा। तो बाजी आज तो तुम ज़्यादा नहीं 10 में खरीद लोगी क्या? 10,000 हाँ तुम बता दो मुझे कितने में तोड़ करोगी। मैंने बात कर ली है कि बड़े अम्मी से इन लोगों से वो करवा रही मेरे पैसों का, तो ये कह रही उनसे पूछ ले कि वो कितने में तोड़ करना चाह रही है, तो बैठ के बात कर लेते हैं। कितना? 5 लाख रुपए। 7 लाख? 5 लाख। 5 लाख रुपए। ठीक है बाजी, मैं बात करती हूँ बड़ी अम्मी से और करवाती हूँ, है ना? अम्मी को मेरी फोन लगा सकती है, ध्यान रखना। बड़ी अम्मी का नंबर मेरे का दे दी। हाँ तो मेरी वाली बड़ी अम्मी थोड़ी नहीं, मुमताज बड़ी अम्मी की बात कर रही मैं। अरे इसको पेमेंट लगा दूंगी। ठीक है बाजी। अरे इसको तो क्या रखते हैं? अरे अभी तक अलग कोई बोलवा दूंगी। सबको बुला देना। अभी तक अलग वाली फोन जाएगा नहीं कि मैं बहुत खतरनाक वाली है। ठीक है बाजी, मैं फोन करेगी। फोन करेगी। अब तो मेरे सामने आ जाएगा। मैं वहीं आती हूँ, दो तेरी बढ़िया से बात कर। तो बाजी तुम क्या मैं मारोगी आप? चलिए बड़ी मम्मी से मेरी बात कर लेती हूँ।
तो मैंने वाली बड़ी अम्मी से बात थोड़ी नहीं करी, मेरी एक और बड़ी अम्मी की उनकी बात कर रही हूँ मैं, मुमताज बड़ी अम्मी की। चरस की तस्करी और मोबाइल लेकर भैरवगढ़ जेल में प्रवेश करने वाले पहरियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 28 नवंबर को भैरवगढ़ जेल में मुंह के अंदर चरस की पुड़िया छिपाकर ले जाते हुए सिपाही यश कहार, बलराम व शाहरुख को जेल प्रशासन ने पकड़ा था। तीनों को घटना के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। भैरवगढ़ थाने में सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए जेल अधीक्षक उषा राज ने मंगलवार सुबह आवेदन दिया। इसके बाद रात में सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पकड़े गए सिपाहियों ने यह कबूला है कि वे काफी समय से नशा अंदर ले जा रहे थे। सिपाहियों की जब्ती पंचनामा रिपोर्ट डीजी जेल अरविंद कुमार ने भोपाल मंगवाई है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय जांच शुरू करते हुए संबंधित सिपाहियों की बर्खास्तगी की कार्यवाही जल्द ही की जाएगी। जेल अधिकारियों ने चरस ले जाने वाले सिपाहियों के लिखित कथन दर्ज किए हैं। इसमें सिपाहियों ने यह कबूल किया है कि वे पुराने अधिकारियों के कार्यकाल में कई बार चोरी छिपे चरस अंदर ले जा चुके हैं, लेकिन नए अधिकारियों के आने से धंधा चौपट हो गया था। सिपाहियों ने कथन में यह भी कबूला कि जेल के अंदर 2 हवालाती और 2 सजायफाती बंदिश नशा मंगवाते हैं। उनके लिए पुराने शहर से चरस की पुड़िया लाते थे। संबंधित बंदी ही हमें फ़ोन नंबर देते थे कि इस नंबर पर कॉल कर लेना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जेल अधीक्षक उषा राज ने बताया कि बंदियों के कथन से लेकर कई सबूत हमारे पास हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, आगे की जांच पुलिस को करना है। भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में सिपाहियों से जो 4 बंदी नशा मंगवा रहे थे, उनके नाम जेल प्रशासन को सिपाहियों ने बयान में पता चले हैं। संबंधित बंदियों के खिलाफ दंड की कार्यवाही जेल प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जेल के बाहर सिपाही जिन नशा बेचने वालों से चरस खरीद कर लाते थे, उनकी धरपकड़ पुलिस करेगी। संबंधित सिपाही चरस मामले में सस्पेंड किए जाने के बाद अन्य उप जेलों में अटैच किए गए हैं। अब इन सिपाहियों को गिरफ्तार कर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि उन्हें नशा कौन उपलब्ध करवाता था। इनकी भी धरपकड़ पुलिस करेगी। जेल की तरफ से, जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से हमारे पास एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिनको रूटीन की जो चेकिंग है उस दौरान उनके जो 2 जेल प्रहरी हैं, उनके पास कुछ मादक द्रव्य पाया गया था, जिसको उन्होंने जब्त किया है और उसके बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा है। हम विधिवत उसकी कार्रवाई जो NDPS एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत आज कर लेंगे पूरी। टीकाकरण महाअभियान के नाम पर उज्जैन में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आंकड़े बढ़ाने के लिए फ्रीगंज क्षेत्र की एक बीमार महिला को बिना दूसरा डोज लगवाए ही वैक्सीनेशन का फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया है। कोरोना टीकाकरण के महाअभियान में उज्जैन में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। टारगेट पूरा करने के फेर में स्वास्थ्य अमला ऐसे लोगों को भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जिन्हें हकीकत में दूसरा डोज लगा ही नहीं है। हद तो यह है कि उन बीमारों को भी बगैर दूसरा डोज लगाए टीकाकरण का फाइनल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिन्हें बीमार होने की अवस्था में टीका लगवाने पर डॉक्टरों ने ही रोक लगा रखी थी। पड़ताल में सामने आया है कि टीकाकरण का टारगेट पूरा करने की होड़ में स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन के आंकड़ों से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई जीवित लोग भी हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए बगैर ही उन्हें टीकाकरण का फाइनल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दूसरा डोज नहीं लगा तो उससे संक्रमण का खतरा बरकरार रहेगा। इस तरह की लापरवाही टीकाकरण महाअभियान के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। फ्रीगंज स्थित ट्रेड स्क्वायर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 304 में रहती है 59 वर्षीय चंदा भम्मानी। पहला डोज 8 जुलाई को लगा था। दूसरा डोज लगाने के लिए 25 नवंबर को टीम उन्हें ढूंढते हुए घर पहुंची थी, मगर वृद्धा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर देखकर लौट गई। बावजूद तीसरे दिन 27 नवंबर को इन्हें भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना बताकर फाइनल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उसके बाद 3 महीने बाद मैसेज आ रहे थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था। फिर घर पे कोई वैक्सीन लगाने के लिए आया तो तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला नहीं, अभी दूसरा डोज नहीं लगवाया है। फिर वो उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह लिए और वो चले गए, कुछ बोला नहीं उन्होंने। उसके बाद ये इस पे बता दिया कि भाई हमने दूसरा डोज लगा। हाँ, अभी ऑक्सीजन कम हो जाती है हमेशा, साल में 3-4 बार तो मैं एडमिट। इनको एक्चुअली क्या है, जैसे 8 जुलाई को फर्स्ट डोज लगा था, उसके बाद 3 महीने पूर्ण होने के बाद कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि नेक्स्ट डोज लगवा लीजिए, पर चूँकि डॉक्टर ने मना कर रखा था
कि इनकी हालत ख़राब है और ऑक्सीजन चढ़ रहा है, तो इन्हें आप अभी सेकंड डोज न लगाएं जब तक हम आपको निर्देश न दें। तो एक बार टीम घर पे आई, कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि आप इन्हें लगवाएं। फिर वो पूछ के गए और 27 तारीख को दिन में करीबन 2:30 बजे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है और SMS आता है कि आपका सेकंड डोज हो गया है और आपको जो है वैक्सीनेशन लग गया है, और सर्टिफिकेट भी आ गया जिसमें दोनों डोज कंप्लीट दिखा रहा है, जिसमें कि हमने उनको सेकंड डोज लगवाया ही नहीं। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार का जो ये चल रहा है अभियान, इस तरह से उसमें फर्जीवाड़ा हो। निगम के संविदा इंजीनियर की हत्या करने वाले बदमाश का मकान तोड़ा, निगम और पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल का अभाव दिखा। दरअसल चिमंगन मंडी थाना क्षेत्र के सांदीपनी नगर में नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 बदमाशों के मकान तोड़ने पहुंची थी। यह वही 2 बदमाश हैं जिन्होंने निगम के संविदा इंजीनियर की हत्या देवास गेट थाना क्षेत्र में तत्कालीन विवाद के बाद कर दी थी। पीयूष और हिमांशु का मकान आज निगम की टीम ने अपनी JCB के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। जब निगम उपायुक्त नीता जैन ने इस मामले में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, जो कि गुंडा अभियान के अंतर्गत हो रही है। लेकिन वहीं जब CSP अरविंद सिंह तोमर ने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीम ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बुलवाया है, इसलिए वे मौके पर मौजूद हैं। गुंडा अभियान के अंतर्गत मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। हालांकि जिन 2 बदमाशों के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही सांदीपनी नगर में की है, उन पर सिर्फ निगम के संविदा इंजीनियर हत्या का मामला कुछ समय पहले ही दर्ज हुआ है और यह उनका पहला अपराध है। नगर निगम द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा जो मकान बनाया गया है ये पास नक्शे के विरुद्ध है, इनका अतिक्रमण किया गया है, जिसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। पुलिस सहायता की मांग की गई थी, जो आज उपलब्ध कराई गई। यहाँ आप लोगों ने व्यवस्थाएं भी देखी, क्योंकि कितना अब यहाँ पर खतरा दिखा, और सर क्या कुछ बैकअप में हमारे पास। एक महिला ने प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाया है कि प्रेमी ने दोस्त से दुष्कर्म करवाया। वहीं पुलिस में शिकायत करने पर SI ने समझौते के लिए धमकाया। एक महिला ने मंगलवार को नानाखेड़ा थाने की SI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि प्रेमी ने दोस्त से दुष्कर्म करवाया और वह केस दर्ज करने गई तो उस पर समझौते करने के लिए धमकाया गया। मामले में पुलिस ने आरोप को झूठा बताते हुए महिला द्वारा रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय मांगने का दावा किया है। शास्त्री नगर हाल मुकाम वसंत विहार निवासी महिला ने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं। शराबी पति को छोड़ने के बाद 4 साल से आगर रोड निवासी रामकरण जाट और रामू के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। रामू ने शादी का झांसा देकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में ब्लैकमेल कर मॉडल स्कूल निवासी दोस्त रमेश मालवीय से 2 बार दुष्कर्म करवाया। मामले में वह 29 नवंबर दोपहर नानाखेड़ा थाने में रिपोर्ट करवाने गई तो SI चांदनी पाटीदार ने उसका मोबाइल छीनकर रमेश से समझौते का दबाव बनाते हुए उसी पर केस दर्ज करने की धमकी दी। वहीं रमेश के गुंडे उसके बच्चों को डरा रहे हैं। इस कारण उसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए 2 दिन का समय मांगा तो उन्होंने वीडियो बना लिया। महिला ने मामले में जन सुनवाई में SP को शिकायत कर आरोपियों पर केस दर्ज करने के साथ SI पाटीदार पर भी कार्रवाई की मांग की है। आज पुलिस के खिलाफ हूँ सर, कि कोई न्याय नहीं मिलता। आप न्याय के मामा बोलते हैं कि आप बेटियों को न्याय मिलेगा, कोई न्याय नहीं मिलता। ऐसा बोल के सब मोबाइल कर लिया चालू और खुद ने अपनी रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, बट मेरे को सिखा के बोले ऐसा बोले ही नहीं तो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई कर दूँगी। ऐसा करके फिर अपने मेरा वीडियो बनाया सर, वीडियो बना के रख दिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और रमेश मेरे हाथ में पेन लगा के बोले ये रमेश का लाइन क्लीन कर। सर रमेश का लाइन क्लीन करके काट के रमेश को छोड़ दिया गया सर। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, ना मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं 2 से 3 बार गई और मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया। इस संबंध में TI OP अहिरवार ने कहा कि महिला की रिपोर्ट लिख रहे थे, उसने खुद सोचने के लिए समय मांगा है, वह चाहे तो अभी भी रिपोर्ट लिखवा सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें RT-PCR टेस्ट बढ़ाने, मास्क की अनिवार्यता करने एवं अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने RT-PCR टेस्ट बढ़ाने, जनमानस से मास्क की अनिवार्यता का व्यापक प्रचार प्रसार करने, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन, दवाइयों की आपूर्ति, बिस्तर की व्यवस्था एवं किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए पूर्व से तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। BC में उज्जैन NIC से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, एडीएम संतोष टेगोर, सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार शामिल थे। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति द्वारा मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद माधवनगर अस्पताल में जाकर ऑक्सीजन प्लांट के संचालन का निरीक्षण किया, आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया एवं अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समस्त अग्रिम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान दौरे के बाद कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया है और यहां पर ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों में पेड़ों की संख्या एवं मरीजों के उचित उपचार हेतु संसाधनों को जुटाने की व्यवस्था देखी। निर्देश हमारे पहले के हैं, उसी निर्देशों के बलबूते पर जो हमारे प्रबंधन, जैसे चिकित्सालयों के प्रबंधन, जहां हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, हॉस्पिटल है, बेड है, ऑक्सीजन की बाटल है, सारे प्रबंधनों को चेक करने के लिए आज हम माधवनगर हॉस्पिटल में आए कि कोविड में सबसे पहले हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल यही था और मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय पारस जी, माननीय अनिल सिसोदिया जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारे बहादुर सिंह जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आपदा प्रबंधन समिति को भी हम दोबारा इसमें एक्टिव करेंगे। कुल मिलाकर के भगवान की प्रार्थना तो यही कि अभी कोई नया वेरिएंट नहीं आया, पुराना ही जो था, लेकिन उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। अभी वैक्सीनेशन अभियान को हम तेज करेंगे ताकि जो अभी अपना बीच का गैप है, लगभग 46,000 तो नगर के ही सेकंड डोज के जिनके लगना है वो सारे लोग सामने हैं। तो हमारा 77% अभी सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हुआ है, ये 95 फर्स्ट डोज में हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभियान लगाएंगे तो 100% हो जाए। तो ये जब डोज हो जाता है तो फिर उसमें 90% संभावना रहती कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि परमात्मा चाहेगा, बाबा महाकाल की कृपा रहेगी तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम सावधान हैं। उज्जैन जिला खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 3 माह में 37 केस बनाकर 11 लाख का जुर्माना वसूल किया है। उज्जैन खनिज विभाग के जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल और खनिज निरीक्षक जयदीप नामदेव द्वारा लगातार अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन जिले की विभिन्न तहसीलों में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पिछले 3 माह में 37 केस बनाए गए हैं। इनमें से 30 केस में करीब 11 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही 7 केस अभी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में हैं। यहाँ बता दें कि जिला खनिज विभाग की कार्यवाही लगातार बढ़ती जा रही है। शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ ही खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच भी कर रही है। पिछले विगत 3 माह में हम लोगों ने 37 केस बनाए हैं अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के ऊपर, जिसमें 30 केस में हम लोगों ने लगभग 11 लाख रुपए की पेनल्टी प्रस्तावित की। 7 केस अभी प्रक्रियाधीन हैं जो न्यायालयीन उसमें लंबित हैं। उन प्रकरणों में हमारा 3,18,000 के करीब अर्थदंड और प्रस्तावित है। उनमें शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से व्यवस्था को सुधारने में सहयोग करने की अपील की है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बुधवार को यातायात व्यवस्था को लेकर अपील की है। एसपी का कहना है कि उन्हें यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए काफी कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अब लोगों से यह उम्मीद है कि वह भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें। यहाँ बता दें कि यातायात पुलिस द्वारा प्रत्येक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों के बाइक पर नंबर नहीं लिखे हैं उन्हें तत्काल नंबर डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही दस्तावेज भी जांचे जा रहे हैं। पिछले सप्ताह में 100 से अधिक चालान बनाए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गलत चेसिस नंबर व गलत नंबर प्लेट के 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा अभी जो त्योहारों के टाइम पे हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की और सबका सहयोग लिया है। इसमें नगर निगम की टीम ने भी काम किया, व्यापारी संगठनों से हमारी बात हुई और सबने मिलकर जब काम किया तो एक बेहतर व्यवस्था बनी थी। फिर हम ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे
हमारा कहना सिर्फ ये कि सिर्फ पुलिस व्यवस्था बनाए इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। जो लोग हैं जो इसको सड़क का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, जो नियम बनाए गए हैं उनको अगर पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम व्यवस्था। युवा मंच सत्संग समिति एवं परमार परिवार द्वारा देसाई नगर नूतन कन्या महाविद्यालय में 125 बच्चों को स्वेटर वितरण किए गए। युवा मंच सत्संग समिति के अध्यक्ष मनोहर परमार द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में शासकीय कन्या नूतन स्कूल देसाई नगर में 125 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण किए गए। युवा मंच सत्संग समिति के अध्यक्ष मनोहर परमार ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि युवा मंच सत्संग समिति व परमार परिवार काफी वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी परमार एवं स्वर्गीय श्रीमती ललिता देवी जी परमार की स्मृति में हम लोगों ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए देसाई नगर स्कूल में 125 स्वेटर बच्चों को भेंट की है। अच्छा, और नहीं पहना तो बुखार आ गया, फिर दवाई भी नहीं लगी तो इसलिए स्वास्थ्य भी रहना जरूरी है। अच्छा, रहना जरूरी है। और क्या जरूरी है? जल्दी आओ। सुबह घर से जब निकले क्या लेके आए? मास्क। हाँ, आज के समय में सैनिटाइजर, मास्क भी जरूरी है और 2 गज की दूरी। अच्छा, बात के लिए सारे हो। इस मौके पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व सभापति प्रकाश चित्तौड़ा, समाजसेवी श्याम माहेश्वरी, युवा मंच से समिति के संस्थापक गोपाल बागरवाल, श्रीमती आशा परमार, शुभम परमार, निमिता परमार, ओम लाहौरी, मनोज गहलोत, रूप सिंह बुंदेला, अशोक कपूर, संतोष शर्मा आदि के साथ स्कूल प्राचार्य श्रीमती सवित्रा बत्रा, ओम प्रकाश पोरवाल, श्रीमती जौहरी कमलेश शर्मा, श्रीमती प्रीति चौधरी आदि बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं व सदस्य मौजूद रहे। युवा मंच सत्संग समिति विगत कई वर्षों से सामाजिक धार्मिक कार्य करती आ रही है। इसी कार्यक्रम में आज छोटे बच्चों को स्वेटर वितरित कर रहे हैं स्वर्गीय बद्रीलाल जी परमार और ललिता देवी परमार की स्मृति में। युवा मंच हर कार्य करते ही रहता है सामाजिक और धार्मिक। हाँ, परमार परिवार की ओर से देसाई नगर कन्या माध्यमिक विद्यालय स्कूल में 125 जनों को स्वेटर वितरित करेंगे। स्वर्गीय बद्रीलाल जी परमार और ललिता देवी परमार और परमार परिवार। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।